हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई है। वो सूक्ष्म कण परमाणु, उस परमाणु का द्रव्यमान, उसके क्रमांक, बड़े अणु की द्रव्यमान पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आप लोग किताब में देखते होंगे, सुने होंगे, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार, दोनों शब्द प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम भार और द्रव्यमान में अंतर आपको बता दूं मैं, ये कन्फ्यूजन आपको ना रहे। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। भार को हम वेट बोलते हैं, द्रव्यमान को मास बोलते हैं। तो देखिए, जो द्रव्यमान होता है वो किसी भी वस्तु का एक्चुअल वजन होता है। वास्तविक जो वजन होता है वो द्रव्यमान होता है। और हमारी धरती में एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, जिसकी वजह से हर चीज़ को नीचे खींचता है। तो सभी वस्तुओं पर एक गुरुत्वीय त्वरण उस पर कार्य करता है, स्मॉल जी, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो भार की जब हम बात करते हैं तो उस द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा हो जाता है। ये देखिए, भार जिसको हम लोग वेट बोलते हैं, ये जो हो जाता है हमारा एक्चुअल द्रव्यमान जो होता है, ये किसी वस्तु का एक्चुअल वेट होता है, वजन होता है, और उसमें गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, उसका गुणा हो जाता है, इसका मान हमारा ये होता है। तो एक्चुअल मास में स्मॉल जी का गुणा कर देने पर वो वेट बनता है। तो ये फिजिक्स में या हमारे दैनिक जीवन में जो बड़ी वस्तुएं होती हैं, जिसका वजन ज़्यादा होता है, उनके लिए द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग हैं। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है, जबकि भार का इकाई किलोग्राम, और इसका ये होता है मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड, अर्थात उसको न्यूटन भी बोलते हैं। तो भार का इकाई हम न्यूटन लिखते हैं और द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होता है। लेकिन हमारी केमिस्ट्री में चूंकि हम बहुत ही सूक्ष्म टीनी पार्टिकल की बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल, जो एकदम इतने सूक्ष्म होते हैं कि जिसको किसी भी तरीके से देखा नहीं जा सका है। एक्सपेरिमेंटली सब डेटा से हम इसको कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि ऐसे होते हैं। तो इतने सूक्ष्म कणों के लिए स्मॉल जी या गुरुत्वाकर्षण बल का कोई महत्व नहीं है या नगण्य है, उस पर नेग्लिजिबल है। तो इसलिए हमारे केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान दोनों का मतलब वही है, कंफ्यूज नहीं होना है। परमाणु द्रव्यमान कहें, परमाणु भार कहें, दोनों का मतलब एक ही हो जाता है, वजन है। कहते हैं कि परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला गया, इसका हिस्ट्री क्या था, बहुत रोचक इसका इतिहास है, कहानी है। देखिए, जब 90 से 100 परमाणुओं की खोज हो चुकी, तब साइंटिस्टों के मन में आया कि भाई इसके इन पार्टिकल्स का वजन कितना होता है और कितना उसको कैसे मेज़र किया जाए और उसकी क्या यूनिट रखी जाए इस पर। तो सबसे पहले सोचे कि हम कोई एक रेफरेंस एटम ले लेते हैं, संदर्भ परमाणु, उसके वजन को, उसके द्रव्यमान को हम स्टैंडर्ड मान लेंगे और उससे तुलना करके दूसरे परमाणुओं का वजन निकालेंगे। जैसे वेट जो हमारा आज हम 1 किलोग्राम का वेट मानते हैं, ये भी एकदम शुरू में मान लिया गया था कि इतना वजन को 1 किलो कहा जाएगा। फ्रांस के पेरिस में एक म्यूजियम है जहाँ पर प्लेटिनम इरिडियम के मिश्र धातु का बना हुआ एक बेलनाकार वस्तु है, जिसका वजन है, उसी वजन को 1 किलो मान लिया गया। वो साइंटिस्ट अपने किसी भी सोच करके उसको मान लिया गया है और उसी को हम लोग 1 किलो मानते हैं। तो उसी 1 किलो को रख करके हम दूसरे वस्तुओं को उसके सापेक्ष तुलना करके बताते हैं। इधर वस्तु को रखते हैं और इधर 1 किलो को वाट को रखते हैं, तो 1 किलो के बराबर हो जाता है तो वस्तु बोल देते हैं ये इसका वजन भी 1 किलो है। इसका आधा आता है तो बोल देते हैं आधा किलो है। इससे डबल आता है तो बोल देते हैं ये इसका 2 किलो है।
इस तरीके से पहले एक स्टैंडर्ड माना जाना आवश्यक है, अभी जा कर के हम उसके कंपेयर में दूसरे का निकालते हैं। तो वैसे ही किसी एक एटम को रेफरेंस मानने की ज़रूरत थी, तो सोचा गया कि कौन से परमाणु को हम संदर्भ या रेफरेंस एटम बनाएं। तो उसके लिए कुछ आवश्यक कंडीशन था जो उस विशेषता को, उस गुण को उस परमाणु में होना चाहिए जिसको हम रेफरेंस माने। तो देखिए, जिसको रेफरेंस बनाया जाए उसमें इस तरह से 4-5 विशेषता उसकी होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, अपने अर्थ पर सफिशिएंट होना चाहिए। दूसरा, अत्यधिक क्रियाशील ना हो, जिस किसी से भी क्रिया कर लेगा तो भी हम उसको रेफरेंस नहीं बना सकते। और ना ही अक्रिय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी किसी से क्रिया नहीं करे तो फिर क्रिया कराए बिना हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते थे। तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील भी ना होना चाहिए था, अक्रिय नहीं होना चाहिए था। एक बार देखा गया कि उस सिंगल गैसियस एटम में उससे पृथक करना आसान। जब तक सिंगल गैसियस एटम में नहीं बदलेंगे तो हम उससे उसके मास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक परमाणु की कल्पना करने के लिए सिंगल गैसियस एटम में उसको कन्वर्ट होना चाहिए आसानी से। उसके बाद एक पॉइंट और था कि समस्थानिक ना हो, क्योंकि समस्थानिक होने से कन्फ्यूजन होगा। अभी इसको एक माने थे जैसे हाइड्रोजन को, तो उसका दूसरा समस्थानिक दिख गया, 2 उसका एटॉमिक वेट है। तो इस तरह से समस्थानिक ना हो, और हो भी तो उसके समस्थानिक को आसानी से सेपरेट किया जा सकना चाहिए था। तो ऐसे कुछ 5-6 पॉइंट सोचा गया था जिससे हम रेफरेंस माने, उसमें ये क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए था। तो अब इन विशेषताओं पर खरे उतरने के लिए सोचा गया कि कौन सा परमाणु सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो हाइड्रोजन को सबसे पहले सोचा गया। तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध तो है हमारे पास, वाटर के फॉर्म में बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन है, परंतु वह सिंगल गैसियस एटम में उसको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। और उसके समस्थानिक भी पहले से जाना जा चुका था। हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम और टाइट्रियम करके 2 समस्थानिक हैं, जिसे सेपरेट करना आसान नहीं था, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। फिर हीलियम के बारे में सोचा गया। तो हीलियम तो बहुत ज़्यादा अक्रिय है, इसलिए उसको भी सही नहीं माना गया। फिर लिथियम, बेरिलियम आदि को सोचा गया। तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, जिसके पास ले जाओ उससे क्रिया कर लेते हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल भी नहीं चाहिए था। तो फाइनली जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो रहा था वो निकल के आया था कार्बन। कार्बन सफिशिएंट मात्रा में है हमारे पास, हीरा ग्रेफाइट के रूप में शुद्ध फॉर्म में है, कोयला चारकोल के रूप में है, उसके बाद हमारा ऑर्गेनिक फॉर्म में भी है, जितना वनस्पति जीवों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि के रूप में ढेर सारा कार्बन हमारे पास है, पर्याप्त उपलब्ध भी है। अब वो मॉडरेट क्रियाशील भी है, एकदम से क्रियाशील भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्री भी नहीं है। इसके अलावा उस समय तक उसके समस्थानिक नहीं खोजे गए थे, और बाद में खोजे भी गए तो उसको सेपरेट किया जा सकता है कार्बन, और उसको सिंगल गैसियस एटम में भी लाना आसान फील कर रहा था, इसलिए कार्बन को रेफरेंस एटम बनाया गया। अब कार्बन को जब रेफरेंस एटम बना लिया गया तो उसके कार्बन के एटॉमिक मास को 12 मान लिया गया। अब सोचा गया यूनिट क्या रखी जाए। मिलीग्राम भी बहुत बड़ा यूनिट हो रहा है, ग्राम तो काफ़ी बड़ा है ही, तो उस समय सोचा गया कोई यूनिट ना रख करके एटॉमिक मास यूनिट लिख दिया जाए। तो किसी भी एटम के मास के लिए यूनिट उस समय डिफाइन किया गया था, एटॉमिक मास यूनिट लिखा जाए, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको AMU कहा जाता है। एक्चुअल में ये कोई यूनिट है ही नहीं, लेकिन कुछ न कुछ लिखा जाए करके ऐसा लिखने की शुरुआत की गई, AMU। तो कार्बन के एटॉमिक मास को 12 AMU मान लिया गया। कार्बन के एटॉमिक मास को 12 AMU मान लिया गया। किसी भी तरीके से साइंटिस्ट इसको सोचे होंगे और माने किया गया। अब उसके बाद उसको उसके 12वें भाग, कार्बन के एक परमाणु का 12 टुकड़ा कर लिया गया। तो 12 टुकड़ा करेंगे तो एक टुकड़े का जो वजन आएगा वो 1 MU आएगा। 12 है तो 12 टुकड़ा करेंगे, 12 ग्राम को 12 टुकड़ा करोगे तो एक पीस 1 ग्राम का है। वैसे ही
12 टुकड़ा करने पर कार्बन का एक पीस जो है वो एक AMU बना। अब उसके साथ दूसरे को कंपेयर किया गया, ठीक है। इधर रख दिया गया हाइड्रोजन को, और तराजू में एक तरफ जैसे हम लोग हाइड्रोजन को रखे और इधर कार्बन की एक AMU का एक टुकड़ा इधर रख करके देखे, तो पहले ये नीचे था, वजनी था, जैसे ही इस कार्बन के एक टुकड़ा इधर रखे ये बराबर हो गया। बोले अरे वाह, ये तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक AMU है। इसके बाद दूसरा इधर रखे, हीलियम को रखे ऐसा, और दूसरे तराजू पर फिर एक AMU का हमारा जो है वो कार्बन के एक पीस रखे, फिर उसके बाद दूसरा पीस रखे, फिर उसके बाद तीसरा पीस रखे, फिर चौथा पीस जैसे ही रखे फिर बराबर हो गया। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4 AMU है। इसी तरह से सभी का निकालते गए। ऑक्सीजन का रखे तो वाले 16 कार्बन के बराबर आया है, कैल्शियम का 20 के बराबर आया। तो इसलिए इस तरह से सभी परमाणुओं का एटॉमिक मास निकाल लिया गया, और हाइड्रोजन का 1 AMU, हीलियम का 4 AMU, इस तरह से ऑक्सीजन का 16 AMU, कैल्शियम का 20 AMU, इस तरह से सभी का निकाल लिया गया और उसका एटॉमिक मास सबको ज्ञात हो गया। फिर धीरे धीरे एक कन्फ्यूजन आया लोगों में कि सर ये AMU है क्या। एक्चुअल में ये यूनिट एटम की किस फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वालिटी किसको बता रहा है। AMU कहने से ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसका वजन है, कि उसकी लेंथ है, कि उसका आयतन है, कि उसकी डेंसिटी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर सोचा गया कि भाई इसको हम AMU के बदले में ग्राम लिख देते हैं, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि ग्राम सुनते ही उसको दिमाग में ये आ जाए कि हाँ ये एटम के वजन की बात की जा रही है, मास की बात की जा रही है। तो बाद में उसको ग्राम लिख दिया गया है। ग्राम बहुत बड़ा यूनिट है एक परमाणु के मास के लिए, सिर्फ लिख दिया गया इसलिए ताकि हमको ये समझ में आए कि ये हाँ वजन की इकाई है। जैसे आप एक एप्पल के वजन को तौलने के लिए कोई टन के साथ उसको कंपेयर करें, 1 टन 2 टन के साथ उसको रख करके उसका वजन जानना चाहेंगे तो कभी भी नहीं निकल पाएगा। वैसे ही ग्राम 1 टन के बराबर है किसी परमाणु के मास के लिए, लेकिन हमको समझ में आए इसलिए ग्राम लिख दिया गया है। अच्छे से दिमाग में बैठा लो आप कि किसी परमाणु के द्रव्यमान की इकाई ग्राम नहीं है और ना ही AMU नहीं है। यदि आपको कोई पूछे कि परमाणु द्रव्यमान की क्या इकाई है तो आपको बोलना है कि कोई इकाई नहीं है, ग्राम लिख दिया जाता है, AMU लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से सभी के ग्राम एटॉमिक मास याद हो गए। अब 16 AMU न बोल करके ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है तो 16 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, और ग्राम में बोल दिया गया तो ग्राम एटॉमिक मास हमको मिल जाता है। तो इस तरीके से इसके द्रव्यमान को माना गया और निकाला गया। फिर बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब खोज हो गई तब जाकर के फिर ये पता चला कि किसी भी परमाणु का जो एक मास होता है वो इन 3 कणों के मास के बराबर होता है। टोटल तीनों के मास को जोड़ेंगे तो उसका एटॉमिक मास बनता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो जाने के बाद ये माना गया कि एटॉमिक जो मास होता है, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों के मास के टोटल सम होता है, कुल योगफल होता है। तो ये भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन का मास को बिल्कुल 0 मान लिया जाता है। कैलकुलेशन में इलेक्ट्रॉन के मास को 0 माना गया है, तो इसका मास तो कुछ है ही, इसका मास 0 हो गया। तो अब क्या बच गया, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ही किसी परमाणु का एक्चुअल मास बनाता है। तो किसी भी परमाणु का जो परमाणु भार है या परमाणु द्रव्यमान है वह उसके परमाणु के भीतर नाभिक में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का योगफल होता है।
एक्चुअल कैलकुलेशन के लिए उसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दोनों का मास 1-1 ग्राम है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल जो मास बनेगा वही उस एटम का मास होता है। तो जब कभी भी आपको कोई पूछे कि भाई किसी परमाणु के मास का मतलब क्या है, तो आज के डेट में हम ये बोलेंगे कि भाई उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान का योगफल ही उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, साथ में अब हम सीख लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो गई तब वहाँ से ये निकल के आया कि कोई भी परमाणु मूलतः उदासीन होता है, अर्थात उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होता है और दोनों के चार्ज एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट कर देते हैं और परमाणु उदासीन होता है। तो किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर का मतलब होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या उसके प्रोटॉन की संख्या, चूंकि दोनों बराबर होते हैं। तो परमाणु क्रमांक कह देने से उसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या या कुल प्रोटॉन की संख्या बोल दो, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर होता है। कुल प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक का अर्थ क्या है या मतलब क्या है बोलने से आप बोलोगे कि उसमें उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन है और उतनी ही संख्या में प्रोटॉन है। तो या तो प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहेंगे या तो फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कह सकते हैं, दोनों सही है। ये हो गया हमारा परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक जो मास है द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या बोल देंगे, द्रव्यमान का सूत्र इस तरह से बन जाता है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या, यहां से हम उसका एटॉमिक मास निकालते हैं। परमाणु द्रव्यमान मतलब प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दो तो और प्रत्येक का उसका 1 ग्राम होता है, तो टोटल संख्या गुणित 1 ग्राम से उसका मास बनेगा। तो परमाणु क्रमांक कहने से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, परमाणु द्रव्यमान कहने से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान नहीं, उसका द्रव्यमान को 0 मान लिया जाता है। तो कोई परमाणु में 3 मूल कण में से एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0 हो गया तो बच गया 2 कण, उन्हीं दोनों कणों से उसका मास बनता है। इस तरीके से परमाणु द्रव्यमान हम जान गए कि एक्चुअल में परमाणु द्रव्यमान क्या होता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है। अब इसके बाद मॉलिक्यूलर मास या अणु द्रव्यमान को हम समझते हैं। तो चूंकि हम जान चुके हैं कि परमाणुओं के एक निश्चित संख्या में निश्चित रासायनिक बंध बनने के बाद ही कोई अणु बनता है, कोई मॉलिक्यूल बनता है। तो परमाणुओं से ही अणु बनता है, तो अणु का जो द्रव्यमान होगा, जो मॉलिक्यूलर मास होगा, वो उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के मास का योगफल होगा जिससे वो मिलकर के बना है। जिन तत्वों से मिलकर के कोई अणु बना है उन तत्वों का या उन परमाणुओं के सभी मास को जोड़ देंगे तो उस अणु का मास हमको मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना है, एक कार्बन के परमाणु, एक कार्बन एटम और धन 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बना है। तो एक कार्बन का जो मास होगा वो और दोनों ऑक्सीजन का जो मास होगा उन सबको जोड़ दो। भाई एक थैले में अंदर कुछ सामान रखे हैं, मान लीजिए उस थैले का वजन 5 किलो है और उसमें आलू है, प्याज है, तो आलू 2 किलो है और प्याज 3 किलो है, तो इसलिए उसका वजन आया है 5 किलो। तो आलू का और प्याज के दोनों को जोड़ने पर उस थैले का वजन हमको मिला है 5 किलो। वैसे ही इस अणु का जो मास होगा वो उसमें उपस्थित परमाणुओं के सभी मास का टोटल योगफल है।
तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो जब किसी अणु का आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो उसके परमाणुओं के द्रव्यमान को उसकी संख्या के साथ गुणा करके सबको जोड़ दीजिए। एक कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12 ग्राम सीख चुके हैं। दो ऑक्सीजन का एटम का द्रव्यमान कितना होता है? 16 ग्राम। इस तरह से देखिए 12 धन 16 दूने 32, कितना निकल गया है? इतने ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अणु का आणविक द्रव्यमान कितना है? 44। तो इस तरीके से हम आपको कुछ अणु के अणुभार निकालने की अभ्यास करा देते हैं। ठीक है, 1 गुणित कार्बन और 2 गुणित ऑक्सीजन का द्रव्यमान इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो 12 धन 2 गुणित 16, तो निकल के आता है 44 ग्राम। देखिए अब हम देखते हैं दूसरा H2O, जो हम रोज पानी पीते हैं, यही पानी है H2O। तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 गुणित हाइड्रोजन का मास धन 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास तो कितना है हमारा? 2 गुणित 1 धन 1 गुणित 16, तो कितना निकल के आया? देखिए पानी का निकल के आया, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन का 1, तो 2 से 2 गुना हो गया। ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, 16 ग्राम इसका, इसको 18 ग्राम निकल गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं NaCl। अब इसको हम क्या करते हैं, ज़्यादा लंबा ना लिख करके शॉर्ट में आप समझाते हैं। तो इसमें देखिए सोडियम और क्लोरीन 2 परमाणु हैं। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23 धन क्लोरीन का कितना है? 35.5 होता है। ये हमको अब याद करना पड़ेगा। आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान को याद कर लेना है। 58.5 होता है। ये हो जाता है हमारा सोडियम क्लोराइड का। इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं H22O11, ये क्या है भाई? शुगर, शक्कर है। शक्कर का रासायनिक सूत्र ये है। हम यहाँ वही एग्जाम्पल को ले रहे हैं जो हमारे घरों में दैनिक जीवन में यूज करते हैं। इसका जोड़िए, 12 कार्बन की संख्या कितनी है? 12, तो उसकी संख्या पहले लिख दो या उसके भार को पहले लिख दो और उसकी संख्या को गुणा करो, जैसा करना चाहो। और देखिए 12 संख्या में कार्बन है और उसका द्रव्यमान भी 12 होता है। फिर धन करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी है? 22 धन ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक मास कितना होता है? 16 और उसकी संख्या यहाँ पर कितना है? 11। तो इस तरह से आपको लिखना है, पहले संख्या लिख देना, फिर उसका एटॉमिक मास, फिर धन चिन्ह लगाओ, क्योंकि सभी परमाणु के मास को जोड़ने पर उसको हमको मॉलिक्यूलर मास मिलेगा, आणविक द्रव्यमान मिलेगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इसको आपको मिल के आता है 342 ग्राम। तो इसके बाद हम लोग ले सकते हैं क्या? हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। तो इसका निकालो, तो देखिए सोडियम का कितना होता है? 23। सोडियम का परमाणु भार 23 और उसकी संख्या इसमें कितनी है? 2। फिर धन चिन्ह लगाओ। कार्बन इसमें ये देखो 3 अलग अलग तत्वों से मिलकर बना हुआ ये यौगिक है, इसमें भी 3 है। यहाँ पर दूसरे में आ गया कार्बन की संख्या 1 है और उसका कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 और उसकी संख्या 1। फिर धन चिन्ह लगाएंगे। ऑक्सीजन का 16 और उसकी संख्या 3। तो कितना निकल के आता है? देखो जरा, 23 दूने 46 धन 12 धन 16 या 4 10, इतना ग्राम हमारा ये निकल के आता है। अब इसके बाद देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, खाने का सोडा। इसका निकालेंगे कितना है? कि सोडियम का 23 धन हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का 12
प्लस ऑक्सीजन का 16 और उसकी संख्या कितनी है 3। इसको ये हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। एक और आप लोग घरों में सुनते होंगे, देखते होंगे, यूरिया NH2 CONH2, ये है यूरिया का सूत्र। इस पर ऐसा भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ऐसा भी लिखा हुआ होता है, यूरिया है। तो इसका निकालेंगे, देखिए कार्बन का 12 धन ऑक्सीजन का 16 और धन चिन्ह लगाते हैं। नाइट्रोजन 2 है, एक का होता है 14 और 2 हो गया तो 14 दूनी 28 और धन हाइड्रोजन कितना हो गया, इस 2 और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन में गुणा हो जाएगा 4 हो गया। एक का 1 होता है तो 4 गुणित 1 लिखो या डायरेक्ट ऐसा कर दो। प्रैक्टिस हो जाने के बाद अलग से एकदम डिटेल लिखने की ऐसा आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस होने के बाद सीधा सीधा कर देना है। एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 और यहाँ से देखो 2 नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन का 14 तो 2 का 14 दूनी 28 और उसका यहाँ टोटल हाइड्रोजन हो गया 4, एक कार्बन एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 का 4, ऐसे करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो कितना हो गया यूरिया का 60 ग्राम। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको यहाँ दिए हैं जो हम ज़्यादातर अपने घर में या आसपास में यूज़ करते हैं ताकि आपको याद रहे और अणु भार निकालना भी सीख जाएं। तो इसके अलावा आप और ढेर सारे जितने भी अणु देखोगे, चाहे वो इस टाइप से रहेगा तो भी ठीक है, O2 तात्विक फॉर्म में दोनों तरीके से आप सभी यौगिक के रूप में रहेगा तो अलग अलग परमाणुओं के परमाणु भार को उसकी संख्या से गुणा करने के बाद जोड़ देंगे तो उसका अणु भार निकल जाता है। तो ये रहा आज के लिए, बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।